मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम लियो जेरेंडो के बारे में कुछ बता सकते हो? बर्नी का चेहरा सख्त हो गया, उसकी छोटी छोटी आंखें फैल गईं। जेरेंडा? नहीं वेलिस, वो इस घृणित कांड में शामिल नहीं हो सकता। वो शामिल हो सकता है, तुम मुझे उसके बारे में जानकारी दो, मैंने जोर देकर कहा। जेरेंडो मिस्टर जो वालिस्की की कार का ड्राइवर है। क्या तुम बता सकते हो उसका हैंक स्पेंडली से कोई संबंध है? मेरा ख्याल है वो एक दूसरे के नजदीक हैं। मैंने उन दोनों को कई बार साथ देखा है। बर्नी ने बियर का पैक गले में उतार लिया। और ये जो वालिस्की कौन है? बर्नी परेशान होकर कुर्सी से लगभग उठा और फिर बैठ गया। मिस्टर वेलिस, इस व्यक्ति के बारे में बात करना खतरे से खाली नहीं। हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बर्नी के चेहरे पर चिंता और घबराहट के चिन्ह उभर आए थे। बर्नी ने तभी सैम को इशारा किया और वो एक प्लेट मांस के मसालेदार चटपटे टुकड़े लेकर दौड़ा। उसने मेरी ओर देखा। आप भी कुछ ले लीजिए ना मिस्टर वेलिस। वो बोला, एक कप कॉफी या एक पैक विस्की? थैंक्स सैम, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं बोला। सैम चला गया। बर्नी ने मांस के 3 टुकड़े मुंह में डाले और उन्हें चबाते चबाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ मिस्टर वेलिस, अगर मैंने वालिस्की के बारे में तुम्हें कोई जानकारी दी और उसे पता लग गया तो कल ही तुम्हें मेरी गर्दन कटी हुई पड़ी मिलेगी। मैं तुम्हारी बातें बिल्कुल गुप्त रखूंगा। तुम बताओ तो। उसने फिर 3 टुकड़े मुंह में डाले और तेज मिर्च के कारण आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए और गर्म सांस को मेरे चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, ओके डर्क, मैं तुम्हें अभी सब बताता हूं, पर याद रखना बात खुली नहीं चाहिए। तुम बताओ तो सही, मैंने अपने आवेश को दबाते हुए कहा। वालिस्की पूर्वी खाड़ी के माफिया गुट का कलेक्टर है। वो हर महीने की पहली तारीख को अपनी नाव में बैठकर यहाँ आता है और 1 सप्ताह ठहरता है। इस दौरान वो अपने एजेंटों के माध्यम से सुरक्षा और ब्लैकमेल के जरिए जोड़ा हुआ धन इकट्ठा करता है और चला जाता है। वो खतरनाक आदमी है, जैसे जहर का एक बड़ा घूंट। मेरा सुझाव है मिस्टर वेलिस, इस आदमी के बारे में सोचना तक खतरे से खाली नहीं। वाटर फ्रंट पर तैनात सारी पुलिस जानती है कि महीने की पहली तारीख को उसकी नाव के किनारे लगते ही किस तरह लोग इकट्ठा किए और धन लेकर उसकी ओर दौड़ते हैं। पुलिस उस ओर से मुंह फेर लेती है। किसी की हिम्मत नहीं जो उसकी नाव को नजर भर कर देख भी ले। इस नाव का क्या नाम है? द हर्मस। नाव पकड़ने की छोटी नावों के ठीक दाहिनी ओर आकर लगती है ये नाव। क्या हैंक स्मेडली भी रकम इकट्ठी करके वालिस्की को देता है? बर्नी ने झट 3 मसाले भरे टुकड़े अपने मुंह में डाले और तेजी से मुंह चलाने लगा। वो इतना चिंतित और परेशान था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे और कुछ पूछूं। मैं उठ खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। मुझे बहुत दुख है मिस्टर वेलिस। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, देखो, कुछ ऐसी वैसी हरकत मत कर बैठना। मैंने सिर हिलाया और सैम की ओर उसे पैसे देने के लिए बढ़ा। नहीं मिस्टर वेलिस, मैं आज तुमसे पेमेंट नहीं लूंगा। सैम बोला, मेरा तो दिल तुम्हारे दुख से इतना दुखी है कि बस कुछ कह नहीं सकता। मैं बाहर निकल आया। किनारे पर आकर मैंने देखा टूरिस्ट घूम घाम कर अपने होटल लौट चुके थे। 2 पुलिसमैन यूं ही खड़े मछली पकड़ने वाली नावों को देख रहे थे। उन्हें देखकर मुझे लगा ये लोग सब जानते हैं कि वालिस्की ने कितना खतरनाक जाल बिछा रखा है, पर ये कुछ नहीं बोलते। इन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे जो मिलते हैं। चलते चलते मैं वहां जा निकला जहां हम्स नाम की वो 100 फुट लंबी मोटर चलित नाव खड़ी थी। उसकी केबिन बहुत सुंदर और आरामदायक लग रही थी। मैं ताड़ के पेड़ की परछाई के नीचे रुक गया। मुझे दिखाई दिया कोई आदमी डेक पर बैठा है। वो सिगरेट पी रहा था। अंधेरे में उसकी सिगरेट के जले हिस्से का लाल रंग साफ चमक रहा था। मुझे लगा शायद वो व्यक्ति लियो जेरेंडो है। फिर मैं अपनी कार की ओर लौट आया। मैं ब्लैक कैसेट के सामने से गुजरा। उस बिल्डिंग के पर्दों से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। अंदर होने वाले डांस और संगीत की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट कर दी। मैं रात भर सूजी के बारे में, उसके साथ बिताई मीठी रातों के बारे में और भविष्य के प्लान के बारे में पड़ा पड़ा सोचता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर रही। 4 बजते बजते विचारों की उथल पुथल से मुझे लगा कि मेरा दिमाग फट जाएगा, इसलिए मैंने नींद की 2 गोलियां निगली और सो गया। कोई 11:30 बजे मैं ग्लेंडा कैरी के ऑफिस पहुंचा। ग्लेंडा ने बताया कर्नल अपने कैबिन में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके कैबिन की ओर बढ़ा। लगभग 60 वर्ष के उम्र के पुष्ट और स्वस्थ शरीर वाले गजब के व्यक्तित्व के धनी
कर्नल पार्नल अपनी डेस्क पर थे। उनके भरे भरे चेहरे पर सूर्य जैसी चमक थी। अंदर तक धस जाने की क्षमता रखने वाली छोटी छोटी नीली नीली आंखें, सैनिक जैसी चुस्ती फुर्ती। आउडर्क, उन्होंने मेरे अंदर पहुंचते ही कहा और सामने की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोले, बैठो। मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने मिसेस थॉर्सन की फाइल देखी थी। तुमने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन मिसेस थॉर्सन ने केस बंद करा दिया। कोई बात नहीं, जिंदगी में शानदार काम करने के बहुत मौके आते हैं। मैं तुम्हें दूसरा काम सौंपता हूं। मुझे? मैंने धीरे से कहा। नहीं कर्नल, मैं अब एजेंसी छोड़ रहा हूं। उन्होंने अपने लंबे लंबे हाथ उठाए और उन्हें डेस्क पर रखते हुए बोले, मुझे डर था तुम जरूर ये बात कहोगे। मैं सूजी के बारे में सुन चुका हूं। मैं भी बहुत दुखी हूं इस हादसे से मिस्टर वेलिस। तुम्हारी जगह मैं होता तो निश्चय ही उन बदमाशों को सबक सिखाकर ही दम लेता। जी, मैं भी यही करना चाहता हूं, मैं बोला। ठीक है, तुम 4 सप्ताह तक एजेंसी का काम छोड़कर जा सकते हो। तुम्हारा वेतन तुम्हें उसी तरह मिलता रहेगा। तुम्हारा काम तब तक बिल एंडरसन संभालेगा। मैंने सिर हिलाया। आपके सुझाव की मैं कद्र करता हूं कर्नल, पर मैं अब एजेंसी छोड़ूंगा ही। क्या पता मैं कहां काम आ जाऊं या फिर जेल भेज दिया जाऊं। मैं उठ खड़ा हुआ और कर्नल की मेज पर रखी मिसेस थॉर्सन की फाइल को उठाते हुए बोला, कर्नल, आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं ये फाइल ले सकता हूं, जैसा तुम उचित समझो। वो उठ खड़े हुए और मुझसे हाथ मिलाते हुए बोले, तुम जिस तरह चाहते हो करो, पर इससे निपटते ही तुरंत यहां चले आना। यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। देखिए, मैंने हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस रैकेट में घुसकर जिंदा बच पाऊंगा, क्योंकि अब मैं इन बदमाशों को छोड़ूंगा नहीं। देखो, कोई मूर्खता मत करना डर्क। मैं जानता हूं कर्नल, जो मैं करने जा रहा हूं उसमें मेरी जान जा सकती है। मैं अपना इस्तीफा भेज दूंगा और बिल को चार्ज दे दूंगा। कर्नल चिंतित से खड़े रह गए और मैं अपने ऑफिस चला आया। आते ही मैं बिल से बोला, बिल, मैं जा रहा हूं, अब तुम यहां का काम संभालो। कर्नल तुम्हें नया काम दे रहे हैं। ठीक है, बिल बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मूर्खता मत करो बिल, तुम जानते हो मैं मौत से खेलने जा रहा हूं। वाह, बिल बोला, मेरे दोस्त की प्रेमिका के चेहरे पर कोई बदमाश तेजाब फेंक कर उसकी जान ले ले, वो बदला लेने के लिए बदमाशों से भिड़ने जाए और मैं उसका साथ छोड़ दूं। ऐसी दोस्ती को धिक्कार है। नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैंने जोर देकर कहा। वेलिस, बिल चीखा, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते तो जाओ। मैं अभी इस्तीफा देकर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। अगर अकेले ही इन बदमाशों से भिड़ना चाहते हो तो भिड़ो, मैं अपने तरीके से इनका विनाश करूंगा। मैंने बिल के चेहरे पर देखा। मेरे दिल में आत्मीयता की एक तरंग उठी। बिल की भावनाएं मुझे बेध गईं। ठीक है, नहीं मानते तो चलो, हम दोनों इस्तीफा देते हैं, कहकर मैंने अपना टाइपराइटर खींच लिया। झटपट मैंने अपना इस्तीफा तैयार किया और फिर बिल ने अपना इस्तीफा तैयार किया। बिल कर्नल के पास चला गया। मैंने उसे राय दी थी कि वो ऑफिस छोड़ने से पहले कर्नल से मिल ले। इसी बीच मैंने अपनी मेज साफ की, जरूरी चीजें पैक की, थॉर्सन की फाइल संभाल कर रखी और आधी भरी विस्की की बोतल रखी। इतने में बिल लौट आया। उसके चेहरे पर एक चमक थी। गुड लक वेलिस, बिल ने प्रसन्नता से कहा। कर्नल इस बात से खुश है कि मैं इस काम में तुम्हारा हाथ बटाऊं। यदि हम इस रैकेट का पर्दाफाश करके जिंदा बचे तो एजेंसी हमारा स्वागत करेगी। फिर हम जरूरी सामान पैक करके ग्लेंडा के सामने पहुंचे। हमारा सलाम कबूल करो ग्लेंडा, मैं बोला। बिल मेरे बराबर में खड़ा था। अंदर आओ डर। ग्लेंडा उठ खड़ी हुई। मैं इस समय कितनी दुखी हूं तुम्हें कलेजा चीर कर नहीं दिखा सकती। फिर उन्होंने 2 लिफाफे निकाले। ये तुम दोनों की महीने भर की तनख्वाह है, मना मत करना, कर्नल साहब का आग्रह है। कर्नल साहब महान हैं, मैंने लिफाफा उठाते हुए कहा। अच्छा, ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। क्यों नहीं, ग्लेंडा बोली। हाँ, एक बात और डर्क, अगर तुम्हें हमसे किसी जानकारी की जरूरत पड़े या एजेंसी की मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक संपर्क करना। एजेंसी का हर आदमी तुम्हारे साथ है। थैंक्स ग्लेंडा। हमने हाथ मिलाए और लिफ्ट की ओर बढ़ गए। अब हम दोनों लुसीनो की रेस्टोरेंट में थे। लुसीनो हमें देखकर दौड़ता हुआ आया और कोनों की मेज पर हमें सम्मान से उसने बिठा दिया। हमारे बैठते ही लुसीनो ने उदास निगाहों से मुझे देखा। मुझे बड़ा दुख है मिस्टर वेलिस, लुसीनो बोला। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उस पर दुख प्रकट करने के अलावा मैं कर ही क्या सकता हूं। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आगे झुका और उसकी बाह थपथपाई। दुख न करो लुसीनो, मैं बोला।
तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो। मिस्टर वेलेस, वो बड़ी आत्मीयता से बोला, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खाना लगवाता हूं, मना मत करना प्लीज, जरूर खा लेना। मैं कैसे तुम्हारा दुख बांटूं, पता नहीं क्यों तुम पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मैं भावुक हो आया था, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू किया। थैंक्स लुसीनो। मेरे मुंह से इतना निकला। लुसीनो भागकर किचन में पहुंचा और वेटर को जोर जोर से कुछ कहने लगा। तुम दोस्त बहुत अच्छे हो डक, बिल बोला। मुझे तो वाकई बहुत जोर की भूख लगी है। थोड़ी देर में वेटर खाना लेकर आ गया। बिल भूखा था, इसलिए मैं चुपचाप खाने लगा। बिल ने खूब छक्कर खाया। तभी वेटर सफेद रंग की ठंडी शराब की बोतल ले आया और पैक बना दिए। मैं अधिक नहीं खा सकता था, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपनी प्लेट का आधा खाना बिल की खाली प्लेट में डाल दिया। उसने मेरी ओर देखा और फिर मेरे आग्रह पर खाने लगा। अब बिल खाकर निबट गया तो मैं बोला, अब कुछ काम की बात की जाए। बोलो, बिल अपनी प्लेट साफ करता हुआ बोला। सुनो बिल, मैंने कुछ रकम जोड़कर रखी है। अब हमें पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, पर हम कमा नहीं सकेंगे। क्या तुमने भी कुछ बचाया है? कोई चिंता की बात नहीं, बिल बोला। मैंने भी काफी पैसा जमा कर रखा है। देखो बिल, मैं बोला, अब हमें माफिया गुट के खतरों से खेलना है। मैं एक बार फिर कहूंगा, तुम चाहो तो अब भी लौट सकते हो, जानबूझकर क्यों खतरों में घुसते हो? बिल ने कॉफी पीते हुए कहा, माफिया। उसने सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि तेजाब फेंकने जैसा घृणित काम ये माफिया गुट के लोग भी कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर ही उन्हें मजा चखाएंगे। तुम तो बस मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है। पर ये मत भूलो बिल, हम दोनों ही मौत की गोद में सो सकते हैं। इन लोगों से टकराना मामूली बात नहीं। थोड़ी देर बिल चुपचाप सोचता रहा, फिर बोला, तो क्या हुआ, मरना तो एक बार है ही। अच्छा ठीक है, मैंने अपनी चाबियां निकालकर बिल को देते हुए कहा, तुम जाकर अपना फ्लैट बंद कराओ, जरूरी सामान लेकर मेरे फ्लैट पर पहुंचो और आराम करो। अब हम साथ ही रहेंगे, तब तक मैं कुछ काम निपटा कर आता हूं। तुम अकेले कहां जाओगे? बिल ने टोका। मैं ये सब बाद में बताऊंगा, तुम पहुंचो, मैं अभी थोड़ी देर में लौटता हूं। मैंने लुसीनो को डिनर के लिए धन्यवाद दिया और फिर रात की उमसती हवा में गाड़ी स्टार्ट कर मिसेस थॉरसन के निवास पर पहुंचा। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, बस जॉश स्मेडली के कमरे में रोशनी थी। मैं कार पार्क कर मुख्य द्वार पर पहुंचा। मैंने 3 बार घंटी बजाई, तब कहीं जॉश निकला और अपनी नशीली आंखों से मुझे घूरने लगा। आप मिस्टर वेलेस है ना? उसने घूरते हुए कहा। सॉरी मिस्टर वेलेस, मिसेस थॉरसन घर पर नहीं है। मैं जॉश को धकेलते हुए अंदर घुसने लगा। मैं तुमसे मिलने आया हूं मिस्टर जॉश। उसने मुझे भयभीत नजरों से देखा। मुझसे आप क्या बात करेंगे? उसने विरोध किया, पर मैंने उसकी बाह पकड़ ली और उसे खींचते हुए गैलरी से निकालकर उसके कमरे में ले गया। जॉश की मेज पर विस्की की एक बोतल और एक गिलास रखा था। जॉश अपनी कुर्सी में धंस गया। मैंने उसके गिलास में विस्की डाली और उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गया। जॉश, अब समय आ गया है कि तुम मुझे सब बातें सच सच बता दो। मैंने पुलिस वाले अंदाज में पूछा। तुम्हारा बेटा हैंक खतरे में है। कांपते हाथों से उसने गिलास पकड़ा। शायद आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर वेलिस, वो बोला। क्या तुम जानते हो कि वो माफिया गुट के चंगुल में फंस गया है? मैं जानता हूं मिस्टर वेलिस। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे भाव नहीं देता। मेरी बात को मजाक में उड़ा देता है। वो मुसीबत में पड़ सकता है। नहीं जॉश, वो तो कब का मुसीबत में पड़ चुका है। और क्या तुम्हें मालूम है, एंजेला भी माफिया गुट के चंगुल में फंस गई है। मिस थॉरसन, उसने अपना पैर खाली किया। जैसा कि मैंने सुना है वो हैंक के साथ है और ये लोग मिस थॉरसन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कांपने लगा और फिर सिर हिलाते हुए बोला, परंतु मिस्टर वेलिस, माफिया गुट में कोई जानबूझकर नहीं फंसता। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग मिस थॉरसन को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम, जोश स्मैडली बोला। और हाँ, मिसेस थॉरसन ने हमारी एजेंसी से कहकर मुझे ये पता लगाने के लिए तैनात किया था कि मिस थॉरसन को कौन ब्लैकमेल कर रहा है, और फिर उन्होंने बीच में ही खोज का काम रुकवा दिया। आप बता सकते हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया? वो चुप रहा। उसने एक पैग और चढ़ा लिया और मुझे चुपचाप घूरता रहा। बताओ ना, ये सब कैसे हुआ? मैंने जोर देकर कहा। वो जी खड़ा करके बोला, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन पर धमकी दी थी कि यदि उन्होंने ये जासूसी बंद नहीं कराई तो दिन निकलते निकलते ये सुंदर घर जलाकर राख कर दिया जाएगा।
वो व्यक्ति कौन था जिसने ये धमकी दी थी? मैंने कहा ना, कोई अज्ञात व्यक्ति था। हो सकता है वो माफिया का व्यक्ति रहा हो। तुम्हें मालूम है, हैंक पिछले 15 वर्षों से माफिया के लिए धन इकट्ठा करके देने का काम कर रहा है। ये तो मुझे नहीं मालूम वेलिस, जॉश बोला। पर हाँ, जब से मुझे पता लगा है, मैं लगातार उसे समझाता रहा हूं, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं, मुझे पागल समझता है। बताइए मैं क्या करूं? मेरा एक ही बेटा है। तो तुम्हें इस मामले में कुछ भी नहीं मालूम कि थॉर्सन को ब्लैकमेल करने के पीछे क्या साजिश है? नहीं, सच मानो, मुझे ये बात नहीं मालूम। क्या तुम्हें टेरी थॉर्सन के बारे में कोई जानकारी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, उसका वही उत्तर था। मैं उठ खड़ा हुआ। अच्छा जॉश, अब मैं चलता हूं, जरूरत हुई तो फिर मिलूंगा। वो अपनी कुर्सी में बैठा बैठा घूरता रहा। मैं चला आया। वहां से मैं वाटर फ्रंट की ओर निकल गया। वहां निचले हिस्से में तरह तरह के स्टॉल थे, दुकानें थीं। उनमें एक दुकान कबाड़ी की थी। इसका मालिक अली हासन नाम का एक अरेबियन था। मैं पहुंचा तो वो स्टॉल के पीछे बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके बराबर में उसकी गुब्बारे की तरह गोल मटोल पत्नी बैठी थी। हासन ठिगने कद का मोटा व्यक्ति था जो अरेबियन स्टाइल की पोशाक पहने था। मिस्टर हासन, मैं उसके सामने पहुंचकर बोला, मेरा नाम डो है, मुझे तुमसे कुछ गुप्त काम है। क्या 1 मिनट को मेरे साथ आओगे? वो उठा और मेरे पीछे पीछे चल दिया। उसके कपड़ों में से दुर्गंध आ रही थी। मैंने उसे अपनी कार की पिछली सीट पर बिठा लिया और कार की सारी खिड़कियां और शीशे खोल दिए। मिस्टर हासन, मैं बोला, मुझे एक बम की जरूरत है। बम? क्या मतलब? घबराओ मत, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास मिल सकता है। तुम्हें किसने बताया कि? देखो साफ बताओ, अगर नहीं देना चाहते तो मैं किसी और से खरीद लूंगा। मुझे मालूम है तुम्हारे पास मिल सकता है। वो कुछ रुका और फिर बोला, किस तरह का बम? छोटी साइज का जो पावरफुल हो, पर फटते समय उसमें से आग ना निकले। मिल जाएगा। वो बोला, कीमत बताओ। $3000। नहीं, ये तो बहुत बड़ी रकम है, मैं बोला। अंत में सौदा $1300 में तय हो गया। ओके मिस्टर डो, कल रात इसी समय आकर आप ले जाइएगा। मैंने अपना पर्स खोला और $500 के नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। बाकी कल। वो गाड़ी से उतर गया। मैंने एयर कंडीशनर चलाकर उसकी गंध को गाड़ी से निकाला। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और ट्रैफिक से भरी सड़क से गुजरते हुए सोचने लगा, अब देखता हूं ये ब्लैक कैसे डिस्को कैसे बचता है। ऐसा बदला लूंगा कि, पर फिर भी क्या अपनी प्रिय सूजी का वो सुंदर और प्यार भरा चेहरा मैं दोबारा देख सकूंगा? ओह। मैं रात 11 बजे कमरे में पहुंचा। बिल चिंतित था। अब चिंता की कोई बात नहीं, मैंने कहा। बिल उस समय मुझे अंदर लेकर दरवाजा अंदर से लॉक कर रहा था। मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया और जॉश स्मेडली के साथ हुई अपनी बात सुनाने लगा। माफिया गुट बहुत सक्रिय है, मैं बोला। उन्होंने मिसेस थॉर्सन को धमकी देकर डरा दिया था। टेरी के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। फिर मैंने एक सिगरेट सुलगाई। अब मैं बम से हैंक का क्लब उड़ा दूंगा, फिर उसकी कार और उसका घर उड़ाऊंगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि उसे यह पता नहीं लगना चाहिए कि उसके पीछे मैं पड़ा हूं। नहीं तो वो अपने माफिया बॉस को खबर कर देगा और हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं उठ खड़ा हुआ और किचन में पहुंचा। वहां से मैंने कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लिया और एक मोटे पेन से मैंने इस पर लिखा, काले आदमियों का प्रवेश वर्जित है, के। मैं लौटकर कमरे में आया और बिल को नोटिस दिखाया। यह नोटिस ब्लैक कैसेट के गेट पर लगाया जाएगा। यह हैंक को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। ऐसे ही मैं उसकी कार के साथ करूंगा। इससे हमें कुछ राहत मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, बिल ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि जल्द ही माफिया गैंग समझ जाएगा कि मैं उसके पीछे पड़ गया हूं। तब वो हमारे पीछे लगेगा। हमें तुरंत ये फ्लैट छोड़कर अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। ठीक है, बिल बोला। मैं उठ खड़ा हुआ। अब मैं सोऊंगा। और देखो बिल, ये बम कांड मैं खुद करूंगा। तुम्हें इससे बाहर रहना होगा। नहीं, ये बात नहीं चलेगी, बिल बोला। जहां तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूंगा। अब जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। लेकिन इसमें 2 आदमियों का होना ठीक नहीं। लेकिन मेरी सोच अलग है, बिल बोला। मेरे ख्याल से 1 से 2 हमेशा ठीक रहते हैं। हमने स्नान किया और सोने चले गए। लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। बार बार मुझे यही याद आता रहा कि सूजी का सिर इस तकिए पर होता था और वो मेरी बगल में सोती थी। फिर उस पर तेजाब फेंका जाना और एक ट्रक द्वारा उसका कुचला जाना। मैं एक अज्ञात चीज से
उछल उछल पड़ा। सूजी को मैं पल भर न भुला सका और न ही उस हादसे को जो सूजी के साथ घटित हुआ। दिन निकलने पर कहीं जाकर 1 घंटे के लिए मेरी आंख लग गई तो मैंने स्वप्न में हैंक और उसके आदमियों के खतरनाक दल को देखा। मैं पसीने से लथपथ हड़बड़ाकर उठ बैठा, फिर शेव और स्नान से निबटकर कपड़े पहनकर तैयार हो गया। बिल पहले ही उठ चुका था। उसने कॉफी, टोस्ट और जैम मेज पर लगा रखे थे। मैं उसके सामने की कुर्सी पर आ बैठा। कुछ देर हम चुपचाप नाश्ता करते रहे। फिर बिल बोला, अच्छा डर, मान लो कि तुम हैंक को ठिकाने लगा देते हो, उसके बाद हमें क्या करना होगा? मैंने अपना सिर हिलाया। इससे आगे के बारे में मैं तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक इतना कर नहीं लेता। तो फिर मुझे इस बीच क्या करना है? बिल बोला, अभी तो कुछ नहीं करना है, तुम चाहो तो घूम आओ। मैं कार ले जा सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, आज तो मैं दिन भर घर पर ही हूं। बिल कार की चाबी लेकर चला गया। मैंने कुछ घर की और मेज तथा कप आदि की सफाई की और फिर एक कुर्सी पर बैठकर एक के बाद एक सिगरेट फूंकने लगा। मुझे सूजी की बहुत याद आ रही थी। दोपहर 1 बजे के लगभग बिल लौटा और बोला, मैं 2 स्टिक ले आया हूं, और वो किचन में चला गया। मुझे खाने पीने की चीजों में कोई रुचि नहीं आ रही थी। मैंने सिर्फ सुना और एक और सिगरेट सुलगा ली। बिल ने मेज लगाई और उस पर स्टीक डिश लगा दी। हम लोगों ने खाया पर मुझे रुचि नहीं आई। मेरे दिमाग में तो सूजी और हैंग घूम रहे थे। अपनी स्टीक खत्म करके बिल बोला, मैं वाटरफ्रंट गया था। मैंने पता लगाया कि हैंग क्लब रात को 2-3 बजे बंद होता है। इसके बाद सब चले जाते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया बिल, मैं अपनी अधखाई स्टीक को सरकाते हुए बोला। मैं वहां 2 बजे पहुंच लूंगा। देखना यह है कि वहां पर जो 2 पुलिसमैन रहते हैं वो सामने ना पड़े। हम दोनों वहां चलेंगे, बिल बोला। ठीक है, तुम भी चलो। तुम बहुत परेशान लगते हो डर्क। मैं इस नीग्रो बदमाश को सबक सिखाकर दम लूंगा। मैं उसे नष्ट करना चाहता हूं, पर उसे मारूंगा नहीं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये ठीक है कि तुम ब्लैक कैसेट को नष्ट कर दोगे, फिर इसके बाद सोचेंगे। अच्छा, मैं चलता हूं। और मैं फ्लैट से निकल गया। धीमी धीमी वर्षा हो रही थी। मैं पैदल ही चल पड़ा। पैराडाइज सिटी की गलियां सुनसान होने लगी थीं। मेरे दिमाग में बार बार सूजी की मौत का काल्पनिक दृश्य घूम रहा था। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मैं पहले कुछ ठिठका और फिर अंदर चला गया। चार्ली टेनर, डेस्क सार्जेंट, ने मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट की और मुझे जो बिगलर के पास भेज दिया। मुझे देखते ही जो बिगलर सीट से उठ खड़ा हुआ और बड़ी सहानुभूति दिखाई, पर मुझे अब केवल सहानुभूति चुभने लगी थी। कोई और सुराग हाथ लगा? मैंने उसके डेस्क पर दोनों हाथ टिकाकर आगे झुकते हुए कहा, कोई खास नहीं। बिगलर बोला, कार का नंबर मिल गया। कार चोरी की थी। दोनों व्यक्ति रबर के दस्ताने पहने थे, इसलिए उंगलियों के निशान तक नहीं मिल सके। हाँ, इतना जरूर पता चला है कि ड्राइवर नीग्रो था, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। क्या ये बात ठीक है कि ड्राइवर नीग्रो ही था? विटनेस तो यही कहता है। अच्छा, मैं अब आपका और समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं उठा और वर्षा में बाहर निकल आया। मुझे विश्वास हो गया था कि इस कांड में हैंग का हाथ निश्चित रूप से है। मैं साइड स्ट्रीट से निकलता हुआ वाटरफ्रंट जा पहुंचा। थोड़ी ही देर में ब्लैक कैसेट के पास था। बाहर पुराने मॉडल की सुंदर सी कार खड़ी थी। मैं अब धीरे धीरे चल रहा था। इस समय 4:30 हुए थे। मैं आगे बढ़ गया। मेरी नजर वालिस्की की शानदार नाव पर पड़ी। वहां बहुत से टूरिस्ट थे। उन्होंने प्लास्टिक बैग पहने हुए थे। वो नाव को देख रहे थे। मैं रुका और उनमें शामिल हो गया। मुझे दिखाई पड़ा ल्यू जेरेंडो डेक पर चहलकदमी कर रहा था। वो टूरिस्ट को देखकर झुंझला रहा था। मेरे मन में आया कि क्यों ना इस नाव को भी उड़ा दिया जाए। अली हासन से एक बम और ले लेंगे, उसे तो बस पैसा चाहिए। फिर बाहर आकर मैंने टैक्सी ली और घर लौट आया। बिल घर पर नहीं था। मेरे दिमाग में फिर सूजी का हादसा और बदले की योजनाएं उथल पुथल मचाने लगी। 8 बजे बिल लौट आया। वो 2 थैलों में कुछ सामान लेकर लौटा था। फिर हम दोनों खाना खाने बैठ गए। तुम कहां गए थे? बस यूं ही घूमने निकल गया। पहले हम इस हैंग के बच्चे को सबक सिखा दें, इसके बाद आगे निर्णय लेंगे, ठीक है ना? मैं बोला। और दूसरे थैले में क्या है? इसमें वो औजार हैं जिनकी सहायता से हम हैंग के क्लब में अंदर घुसेंगे और उसकी कार बेकार करेंगे। मैं खाने लगा। मैंने बिगलर से बात की है। पता चला है कि जिस कार से सूजी पर तेजाब फेंका गया उसका ड्राइवर नीग्रो था।
मैं सब समझ रहा हूं वो नीग्रो कौन हो सकता है, और वो खाना लेने किचन में चला गया। अभी सिर्फ 8:35 हुए थे। मैं अपनी कुर्सी की बैग से लग गया और सिगरेट सुलगा लिए। बिल मेज की सफाई में लग गया। 9 बजे मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे बम लेकर आना है बिल। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, बिल बोला। मैं यहाँ पड़े पड़े बोर हो रहा हूं। हमने गाड़ी निकाली और अली हासन के यहाँ बम लेने पहुंच गए। उसे बाकी पैसे दिए और प्लास्टिक के थैले में संभाल कर लपेटा हुआ बम लेकर गाड़ी में रख दिया। हासन ने बताया कि बम के मुंह पर एक स्विच है, इसको दाएं घुमाने के ठीक 10 मिनट बाद ये फट जाएगा। रात को बिल सो गया, लेकिन मैं जागता रहा। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। हैंक को सबक सिखाने का भूत सवार था। ज्यों ही 1:45 हुए, मैंने बिल को जगा दिया। आओ अब चलें, हमें चलकर स्थिति भी देखनी है। बम वाला प्लास्टिक बैग तथा के नोटिस साथ लेकर हम गाड़ी में वाटर फ्रंट की ओर रवाना हो गए। वर्षा फिर होने लगी थी। वाटर फ्रंट अब सुनसान हो गया था। टूरिस्ट जा चुके थे। कुछ मछेरे अपनी नावें किनारे से लगाकर वापस लौट रहे थे। वो दोनों सिपाही जो अक्सर वाटर फ्रंट में गश्त लगाते रहते थे, इस समय कहीं दिखाई नहीं पड़े। ब्लैक कैसर से कोई 100 गज की दूरी पर मैंने अपनी कार पार्क कर दी और बिल को उसी में बैठा छोड़कर बाहर निकल गया। मैं ब्लैक कैसेट की बगल से होता हुआ उसके पीछे पहुंच गया। क्लब के पिछले भाग में एक खिड़की थी। मैंने इसमें से झांका। मुझे कई नीग्रो अंदर इधर उधर जाते नजर आए। मुझे लगा कि लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं वहां से हटकर बिल के पास आ गया। कुछ देर हम दोनों चुपचाप देखते रहे। वर्षा अब भी हो रही थी। वाटर फ्रंट बिल्कुल सुनसान लगने लगा था। ब्लैक कैसेट में अब भी रोशनी थी। मेरी घड़ी में 2:30 हो गए थे। तभी यकायक क्लब की रोशनी बुझ गई। तरह तरह की आवाजें आने लगी। निग्रो झुंड के झुंड ब्लैक कैसेट के गेट से निकलते दिखाई पड़े और जोर जोर से बातें करते अपने अपने रास्ते चले गए। तभी 4 निग्रो जो ब्लैक कैसेट के कर्मचारी लगते थे, तेजी से हमसे थोड़ी ही दूर पर खड़ी एक कार की ओर बढ़े और उसमें बैठकर चले गए। कोई 3 बजे हैंक स्मेडली दिखाई पड़ा। उसके साथ एक आदमी और भी था। वो चौड़ी किनारी का हैट और एक सफेद जैकेट पहने था। हैंक ने गेट लॉक किया। फिर वो हैंक के साथ उसकी कार की ओर बढ़ा और वो जल्दी ही उस कार में बैठकर चले गए। ये हैट वाला आदमी कौन था? बिल बोला। होगा कोई, हमें क्या लेना, मैंने लापरवाही से कहा। बिल ने थैले से सरिया काटने का औजार निकाल लिया था और मेरे हाथ में बम था। हम दोनों तेजी से ब्लैक कैसेट की ओर बढ़े। बिल ने अपने औजार की मदद से खिड़की की सरिया काट दी और अंदर घुसने का रास्ता तैयार हो गया। मैं बम लेकर अंदर उतर गया और बिल को के का नोटिस देकर बोला, तुम जाकर इसे गेट पर लगा दो। मैं क्लब के डांस में पहुंच गया। वहां मैंने बार के साथ बम सेट किया। उसका स्विच दाहिनी ओर घुमाया और फुर्ती से दौड़ता हुआ उसी खिड़की के रास्ते बाहर कूद गया। बाहर बिल मेरा इंतजार कर रहा था। कहीं हम लोग भी बम की चपेट में तो नहीं आ जाएंगे? कार की ओर बढ़ते बढ़ते बिल बोला। नहीं, हम सुरक्षित हैं, कहते हुए मैं कार के पास पहुंचते ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और स्टीयरिंग ऐसे संभाल लिया कि गाड़ी तुरंत स्टार्ट कर भागा जा सके। बिल मेरी बगल में आ बैठा था। अब मुझे लग रहा था कि सूजी की तड़पती आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। मुझे अच्छा लगा। कार के डैशबोर्ड पर लगी घड़ी की सुइयों पर हमारी नजरें टिकी थीं। ये क्या, 10 मिनट भी बीत गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ? कहीं कुछ गड़बड़ है, बिल बेचैनी से बोला। ये बम बेकार तो नहीं है? चुप रहो, इंतजार करो, मैं फुसफुसाया। घड़ी की सुइयां 15 मिनट बता रही थीं। तभी धमाका हुआ। लगा कि जमीन दहल गई, कार हिल गई और हम भी दहल गए। क्लब के सामने वाली खिड़कियां दूर वाटर फ्रंट पर जा गिरी। छत टूटकर गिरी तो इतना शोर हुआ कि कान फटने को हो आए। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। के का नोटिस लगा गेट धसक गया। मैंने तुरंत कार स्टार्ट की और वाटर फ्रंट से जल्दी निकल जाने के लिए रफ्तार खोल दी। अब बिल बोला, तुम्हें पता है हैंक कहाँ रहता है? मैंने बिल से पूछा। चलो, बिल बोला और फिर मुझे गाइड करने लगा। कुछ ही देर में हम सी ग्रोव रोड पर हैंक के निवास के पास पहुंच गए। मैंने गाड़ी थोड़ा हटकर पार्क की। फिर हम दोनों ने थैलों से हथौड़े निकाल लिए और अंडरग्राउंड गैराज की ओर बढ़े, जहां हैंक की कार खड़ी थी। गैराज का शटर उखाड़कर हम कार तक पहुंच गए। मैंने कार की खिड़कियां और विंड स्क्रीन बेकार किए। बिल ने इंजन तोड़ डाला।
कुछ आवाजें तो हुई थी, लेकिन 4 बजे रात को सब गहरी नींद में सो रहे थे। किसी को भनक न पड़ी। फिर हमने चाकुओं से टायर फाड़ दिए। फिर मैंने अपनी फेल्ट पेंसिल निकाली और कार पर लिख दिया के। अब हम फुर्ती से चलते हुए अपनी कार के पास आ पहुंचे। अब तो चैन आ गया? बिल ने पूछा। मैं कार स्टार्ट कर रहा था। अब मैं गहरी नींद सो सकूंगा। थैंक्स बिल। सूजी की मौत के बाद पहली बार मुझे नींद आई। अब मेरी आंख खुली तो 11:15 बजे थे। बिल नाश्ता तैयार कर चुका था। हम लोग नाश्ता करने बैठे। अपना तीसरा अंडा काटते हुए बिल बोला, मेरा ख्याल है अभी तुम सामान्य नहीं हुए हो। तुम ठीक कह रहे हो बिल। हैंक उस कार को ड्राइव कर रहा था जिससे सूजी पर तेजाब फेंका गया। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता मुझे चैन नहीं आएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल बोला, उसे तो मिनटों में सही कर देंगे। खाना खाने के बाद हम दोनों अपनी गाड़ी में वाटर फ्रंट चले गए। मैंने वहां अपनी गाड़ी पार्क की और घूमते हुए दोनों कबाड़ियों की दुकान, मछली मारने वाली नावों को देखते हुए ध्वस्त ब्लैक कैसेट की ओर जा निकले। टूरिस्ट भीड़ लगाए खड़े थे। वाटर फ्रंट पर गश्त के लिए तैनात दोनों सिपाही भी वहां थे और हमारी एजेंसी का ऑपरेटर लेप्स्की आग बुझाने वाले कर्मचारियों से बात कर रहा था। मैं लेप्स्की के पास पहुंच गया। ब्लैक कैसेट का ध्वस्त गेट दिखाते हुए लेप्स्की बोला, देखते हो किस तरह विनाश हुआ है? लगता है किसी ने बम डाला है। मैं बोला, मेरा भी यही ख्याल है। लेप्स्की बोला, इस शहर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बड़ा होशियार आदमी मालूम होता है। उसने बड़े तरीके से बम सेट किया है कि पूरी बिल्डिंग ही उड़ गई। गेट पर के का नोटिस लगा पाया गया है, लेकिन ये सब तो एक चाल है। निश्चय ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जो हैंक स्मैडली का दुश्मन है। मैंने सिर हिलाया। तुम ठीक कहते हो टॉम। तुम स्मैडली को जानते हो? बिल्कुल, लेपेस्की बोला। और हाँ, किसी ने उसकी कार भी तोड़ी है। लगता है दोनों काम एक ही व्यक्ति के हैं। स्मैडली ने हमें यह पता लगाने का काम सौंपा है कि ध्वंस करने वाला व्यक्ति कौन है। हम तो ढूंढ ही निकालेंगे। फिर उसने पुलिसिया निगाह से मेरी ओर देखा। अरे हाँ, मैंने सुना है डर्क, तुमने एजेंसी छोड़ दी है। तुमने ठीक ही सुना है। सूजी की मौत के बाद काम में मेरा मन नहीं लगा। कुछ दिन बाद जब सामान्य हो जाऊंगा तब काम पर जाऊंगा। अच्छा हाँ, सूजी पर तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति का कुछ पता लगा? अभी तो नहीं, लेप्स्की बोला। एक और गवाह मिला है जिसने तेजाब फेंकने वाले को देखा था। वो आदमी चौड़े कंधों वाला है, लंबा तगड़ा है, सफेद जैकेट पहनता है और चौड़ी किनारी का हैट पहनता है। हम उसकी तलाश में हैं। मैं चौंका और सिर हिलाया। मैंने एक इसी तरह के व्यक्ति को हैंक के साथ एक 4 क्लब से निकलते देखा था। वो हैंक की गाड़ी में उसके बराबर में बैठकर चला गया था। अच्छा? लेप्स्की ने मुझे गौर से देखा और बोला, देखो डग, हैंक को काफी सबक मिल गया। अब कोई और ऐसी वारदात इस इलाके में नहीं होनी चाहिए ताकि सनसनी फैले। तुम तो जानते ही हो ये बहुत नाजुक इलाका है। अमीर लोग बुरी तरह दहल गए हैं। यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट सभी पर इसका असर पड़ेगा। टूरिस्ट जो खुले घूमते थे घबरा जाएंगे। अब हम ये सहन नहीं करेंगे कि बम का कोई और धमाका इस इलाके में हो। तो फिर ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं झुंझलाया। ये तो उस व्यक्ति को कहो जिसने बम फेंका है। ये तुम जानो, लेप्स्की बोला। पर यह बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूं कि यदि इस इलाके में अब कोई बम फटा तो बम फेंकने वाले को 15 वर्ष के लिए जेल भिजवाकर ही दम लूंगा। फिर हम दोनों नेपच्यून टेवरिन पहुंचे। वहां मुझे एल बर्नी मिल गया जो धूप का चश्मा लगाए 2 सैलानियों से बात कर रहा था। मैं थोड़ा रुक गया। सैलानी एल बर्नी का फोटो लेने लगे थे। फिर एक ने एल बर्नी को $10 का एक नोट दिया और वो लोग चले गए। तभी मैं एल बर्नी के सामने आ गया। कहो एल, अब तो सैलानियों के बाहर आ गई। ओह मिस्टर वेलिस, ये बाहर तो बस आती जाती ही रहती है। उसने वो नोट अपनी जेब में खोस लिया। फिर आंखें फाड़ते हुए बोला, तुमने सुना? ब्लैक कैसेट में बम फट गया। हैंक स्मैडली बर्बाद हो गया। मैंने बात बदली। एल, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो चौड़े कंधों वाला है, सफेद जैकेट और चौड़ी किनारी का हैट पहनता है? बर्नी मुस्कुराया। उसका नाम हुलामिंस्की है। पर वेलिस, उससे बचकर रहना, बहुत खतरनाक आदमी है। कौन है ये आदमी? वालिस्की का खास गुंडा। वो कहां मिल सकता है? वेलिस, मैंने कहा ना उसके पीछे मत जाओ। बर्नी, तुम मुझे बताओ। देखो, ये आदमी हर महीने पहली तारीख से काफी पहले यहाँ पहुंच जाता है और वालिस्की के लिए उसके एजेंटों से रकम इकट्ठी करता है। थैंक यू मिस्टर एल बर्नी।
मैंने उसका कंधा थपथपाया और बिल की ओर बढ़ गया। लगता है पुलिस समझ गई है कि यह बम कांड मैंने किया है। लेप्स्की ने मुझे सीधे चेतावनी दी है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं है। मैंने बिल से कहा। बिल बोला, पुलिस तो सिर्फ गाल बजाना ही जानती है। हाँ, अब ये बताओ इस हुलामिंस्की का क्या करना है? मैं उसकी टांगे तोड़ूंगा, जिससे वो जिंदगी भर के लिए पहिए वाली कुर्सी का मोहताज होकर रह जाए। और मैंने कार स्टार्ट कर दी। कब? आज रात को 7 बजे के आसपास हम लोग हैंक के फ्लैट पर पहुंचेंगे। तो तुम मिन्स्की को कूटना और मैं उस हैंक की हड्डी पसली तोड़ूंगा। ठीक है। अपने फ्लैट पर पहुंचकर मैंने सिगरेट सुलगा लिए। बिल अंदर चला गया। तभी फोन की घंटी बजी। मैंने झपट कर फोन उठाया। किसी लड़की की आवाज थी। आप मिस्टर वेलिस बोल रहे हैं ना? उसने कहा। जी, आप कौन हैं? मैं वालिस्की की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। उसने आवाज में सख्ती लाते हुए कहा। आज शाम 5 बजे स्पेनिश बे होटल पहुंचो। मिस्टर वालिस्की आपसे मिलना चाहते हैं। मैं होटल के सामने की लॉबी में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। जैसे ही आप पहुंचेंगे मैं मिस्टर वालिस्की के पास आपको पहुंचा दूंगी। मैं जवाब में एक भी शब्द निकालता इससे पहले ही उसने लाइन काट दी। बिल को पूरी स्थिति समझाकर शाम को ठीक 5 बजे मैं स्पेनिश वे होटल पहुंच गया। रिसेप्शन टेबल के पास ही वालिस्की की सेक्रेटरी मेरा इंतजार कर रही थी। सुनहरे काले बाल, हरी आंखें, लंबा छरहरा बदन, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व। उसने सफेद छोटा कोट पहन रखा था और सुंदर सी स्कर्ट। वो देखने में किसी अमीर की बेटी लगती थी। उसने अपनी पतली लंबी उंगलियों से मुझे इशारा किया और मेरी ओर बढ़ी। आप मिस्टर वेलिस हैं? जी। मेरा नाम सैंड्रा है। हाँ, सैंड्रा। उसके अंग अंग को देखते हुए मैं ठगा सा रह गया। ऐसी सुंदरता जो किसी भी पुरुष को मदहोश कर दे। हाँ तो सैंड्रा, बोलो क्या बात है? मैंने अपने आप को काबू में करते हुए कहा। मिस्टर वालिस्की आपसे मिलना चाहते हैं, वो बोली। परंतु सावधान रहना, वालिस्की खतरनाक व्यक्ति है। उसने पता नहीं क्यों मेरे साथ आत्मीयता दिखाई और फिर हम दोनों लिफ्ट से 6ठी मंजिल पर जा पहुंचे। फिर एक लंबा ढालू रास्ता पार किया और एक कमरे के सामने पहुंचकर सैंड्रा रुक गई। उसने कमरे के लॉक में चाबी लगाई और घुमाते घुमाते एक बार फिर मुझे सावधान किया और दरवाजा खोल दिया। हम लोग एक बड़े और शानदार कमरे में थे। इस कमरे के दूसरी ओर एक बड़ा बरांडा था। उसने बरांडे में खड़े व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर वालिस्की, मिस्टर वेलिस आए हैं। और फिर मुझे इशारा किया कि मैं आगे बढ़ूं। मैं बड़े कमरे को पार करके बरांडे की ओर बढ़ गया, जहां रेलिंग के सहारे खड़ा वालिस्की समुद्र और उसके किनारे खड़े ताड़ के पेड़ों को देख रहा था। वो यकायक मेरी ओर मुड़ा। मैं उसे देखकर चौंक पड़ा। मेरी कल्पना थी कि वालिस्की कोई विशालकाय, दुष्ट चेहरे वाला खतरनाक आदमी होगा, परंतु वो टॉम व्यवसायी आदमियों की तरह मझोले कद का व्यक्ति था। गोल भरा भरा चेहरा, छोटी नाक, पतले पतले होंठ, नीली भूरी आंखें, दाढ़ी के बीच में एक गड्ढा। देखने में अमीर मालूम होता था, साथ ही विनोदी स्वभाव का भी। अच्छा हुआ आप आ गए मिस्टर वेलिस। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने हाथ मिलाया। आइए बैठते हैं। लगता है वर्षा और होगी, आखिर मौसम ही बरसात का है, उसने कहा। हम कमरे में आ चुके थे। वो एक मेज की ओर बढ़ा और उसकी दूसरी ओर शानदार कुर्सी पर बैठते हुए उसने मुझे सामने की कुर्सी पर बैठने को कहा। आप शायद कॉफी पसंद करें, उसने कहा। अभी ड्रिंक का तो वक्त नहीं हुआ। जी नहीं थैंक यू। चाय? जी कुछ नहीं। अच्छा तो फिर हम अपनी बात पर आ जाएं। उसने टांग पर टांग चढ़ाकर आराम से बैठते हुए कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ जो कुछ हुआ उससे मुझे बहुत दुख है मिस्टर वेलिस, उसने बड़ी आत्मीयता से कहा। बस सच मानो ये सब मेरी गैर जानकारी में हुआ। हालांकि ये काम मेरे ही एक आदमी ने किया है। उसने मुझे बताया कि उसे हैंक स्मैडली ने $5000 का लालच देकर सूजी के चेहरे पर तेजाब फेंकने के लिए राजी कर लिया था। वो आदमी पैसों के लिए कुछ भी करता है। ये उसने निजी तौर पर किया। हमारे संगठन का इसमें कोई हाथ नहीं। मेरा ध्यान यकायक उस दिन बैंक में एंजेला की धमकी पर पहुंच गया। उसने कहा था, मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगे। मेरे मन ने प्रश्न किया, तो क्या ये सब एंजेला ने कराया है? मिस्टर वेलिस, मैंने अपने उस नीच आदमी को सबक सिखा दिया है। मुझे ऐसी नीचता बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारा संगठन ऐसे आदमियों को ठिकाने लगाने का इंतजाम रखता है। अब अगर तुम चाहो तो मैं
हैंक को भी ठिकाने लगा सकता हूं। अगर वाकई तुम्हारा दुख इससे कम होता हो। आपका मतलब आप हैंक को मरवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बोला, उसे जिंदा रहना चाहिए। खैर, लगता है तुम्हारा स्वभाव बहुत उदार है। अगर ऐसी नीच हरकत किसी ने मेरी प्रेमिका के साथ की होती तो सच मानो मैं उसकी बोटी बोटी काटकर गंदे नाले में फेंकवा देता। मैं चाहता हूं कि वो जिए, मैं बोला, पर उसे मैं अब चैन से नहीं जीने दूंगा। उसने सिर हिलाया। बेशक, तुम्हें यह करना चाहिए। उसी समय सैंड्रा कॉफी की ट्रे लेकर आ गई। उसने कॉफी के 2 कप तैयार किए और चली गई। वो इतनी आकर्षक थी कि मेरी नजरें ना चाहते हुए भी उसके पीछे चली गईं। वालिस्की ने मेरी नजरों को देख लिया था। वो बोला, बड़ी अच्छी लड़की है। इसका पिता मेरे यहाँ काम करता था। उसकी मृत्यु हो गई तो मैंने इसे अपना सेक्रेटरी रख लिया। मैं चुप रहा। वालिस्की ने अपनी कॉफी उठा ली थी। मैंने अपना कप छुआ तक नहीं था। अच्छा मिस्टर वेलिस, वो बोला, अब हम जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करें। वो थोड़ा रुका और कॉफी की एक चुस्की लेकर बोला, जिस आदमी ने तुम्हारी प्रेमिका को मौत के मुंह में धकेला, अब वो नहीं रहा। अब रहा हैंक स्मैडली। उसके साथ तुम चाहे जैसा सलूक करो, मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। वैसे पिछली रात उसके ब्लैकमैन कैसेट को बम से उड़ाकर और उसकी कार को नष्ट करके तुमने उसको बहुत अच्छा सबक सिखा दिया है। मेरा ख्याल है इससे तुम्हें काफी राहत मिली होगी। लेकिन एक बात साफ सुन लो मिस्टर वेलिस। उसने मुझे सख्त निगाहों से देखा। मेरा बिजनेस अमीर आदमियों के साथ चलता है। अगर कहीं बम विस्फोट हो जाए तो अमीर आदमी घबरा जाते हैं। इस बम विस्फोट ने मेरे बिजनेस को काफी धक्का पहुंचाया है। लेकिन हाँ, इस शहर में अब और कोई बम विस्फोट नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रहे। यदि मेरी इस चेतावनी के बाद भी तुमने ऐसा किया तो याद रखो मिस्टर वेलिस, फिर तुम्हारी खैर नहीं। मैं झट उठ खड़ा हुआ। मैंने आपकी बात सुन ली है मिस्टर वालिस्की, मैं बोला और तुरंत उसके कमरे को पार करता हुआ दरवाजे पर जा पहुंचा। परंतु ये क्या, दरवाजे पर सैंड्रा मेरा इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और मेरी ओर देखने लगी। हम दोनों की निगाहें मिल गईं। इतनी सुंदर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में अब तक न देखी थी। मैं क्योंकि सूजी को प्यार करता था और उसकी मौत के हादसे से अभी उबरा नहीं था, इसलिए मैं उसे प्यार की नजर से नहीं देख सकता था। लेकिन मैं उसकी ओर बेहद आकर्षित हुआ। फिर उसने दरवाजा खोल दिया और ज्यों ही मैं उसके बराबर से गुजरा, उसने धीरे से कहा, आज रात 11 बजे 3 कप रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं चला आया, पर उसके शब्द अब भी मेरा पीछा कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है। अपने फ्लैट पर पहुंचते पहुंचते मुझे 6 बज गए थे। बिल मेरी डेस्क पर बैठा थॉर्सन की फाइल देख रहा था। मैंने विस्की का पैक बनाया। बिल भी मेरे पास आ गया। हम दोनों ने एक एक पैक लिया। फिर मैंने वालिस्की के साथ हुई पूरी बात बिल को सुनाई। अब यह बात साफ हो गई कि सूजी की मौत के पीछे वालिस्की का हाथ नहीं है। ये सब हैंक और हुला मिन्स्की की मिली भगत से हुआ है। हुला मिन्स्की को तो ठिकाने लगाया जा चुका है। अब हमें हैंक को सबक सिखाना है। यस, बिल बोला, इस दुष्ट की मिट्टी पलीद मैं करूंगा। मुझे लगता है एंजेला ने यह सब कराया है। अब वो राज हम हैंक से ही उगलवाएंगे। कैसे? तुम ब्लो टॉर्च से उसे जलाना, मैं मार मार कर उससे पूछूंगा। गुड आइडिया। बिल उछल पड़ा। फिर बिल ब्लो टॉर्च लेने जनरेटर के पास चला गया और मैंने हैंक स्मैडली को फोन किया। 10-12 बार डायल करने के बाद कहीं हैंक का फोन मिला। कौन? वो फोन पर गुर्राया। मिस्टर स्मैडली। मैंने अपनी आवाज को बदलते हुए कहा, पुलिस हेडक्वार्टर। अच्छा, क्या कोई पता लगा बम फेंकने वाले का? उसने पूछा। हमें इसके बारे में तुमसे कुछ जानकारी लेनी है मिस्टर स्मैडली। इसके लिए हम तुम्हारे पास 2 जासूस भेज रहे हैं। ओके? जल्दी भेज दो, वो बोला। 1 घंटे बाद मुझे घर से निकलना है और उसने लाइन काट दी। बिल ब्लो टॉर्च लेकर आ गया था। हम दोनों अपनी गाड़ी में कोई 10 मिनट में सी ग्रोव रोड पहुंच गए। टॉप फ्लोर पर हैंक के फ्लैट के सामने पहुंचते ही बिल उसके दरवाजे की ओर बढ़ गया। अपना रिवॉल्वर निकालकर मैंने दीवार की आड़ में पोजीशन ले ली। बिल ने घंटी का बटन दबाया। थोड़ी देर में दरवाजा झटके से खुला और हैंक बाहर निकल आया। वो तंग जीन्स पहने था। उसके शरीर का ऊपर का हिस्सा नंगा था।
उसने सामने खड़े बिल को ऐसे घूरा जैसे वो दुनिया का माना हुआ बॉक्सर है और एक ही घूंसे में बिल के प्राण शरीर से बाहर कर देगा। अच्छा, तो तुम पुलिस के जासूस बनकर आए हो? हैंक गुर्राया। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, यहां से फौरन दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर फेंक दूंगा। बिल ने बहुत धीरे से कुछ कहा जो वो नहीं सुन सका। वो बिल पर टूट पड़ा। बिल सावधान था। उसने नकिल्स डस्टर से भरे 2 घूंसे तड़ाक तड़ाक हैंक के जबड़े में जड़ दिए और हैंक धड़ाम से जमीन पर गिरा। नीच, लफंगे, बिल गुर्राया। हैंक गिरते ही बेहोश हो गया था। मैं दौड़कर पहुंच गया। हम दोनों उसके बेहोश शरीर को कमरे में घसीट कर ले गए। बिल ने दौड़कर मुख्य द्वार को अंदर से लॉक कर दिया। मैंने फुर्ती से हैंक के हाथों को हथकड़ियों से, पैरों को बेड़ियों से और कमर को जंजीर से जकड़ दिया। फिर अपना रिवॉल्वर हाथ में लिए बड़ी सावधानी से मैंने बेडरूम, किचन, बाथरूम आदि सब जगहों पर गौर से देखा कि कहीं कोई और तो नहीं है घर में, पर कहीं कोई नहीं था। बिल, मैं लौटते हुए बोला, अब जल्दी से अपना काम निपटाओ, घर में कहीं कोई नहीं है। बिल किचन से पानी से भरी बाल्टी ले आया। उसने बाल्टी का पानी हैंक के चेहरे पर उड़ेल दिया और झट ब्लो टॉर्च को पंप करने लगा। पंप टॉर्च से नीली पीली लपटें निकलने लगी। हैंक ने आंखें खोली, सिर हिलाया और कराह कर फिर आंखें बंद कर ली। मैंने 1 लात पूरे जोर से उसकी पसली में जमा दी। वो दर्द से छटपटाया और उठने की कोशिश करने लगा, पर उसका सारा शरीर तो जकड़ा हुआ था। वो उठ न सका। वो मुझे देखकर गुर्राया, बता, तुझे सूजी पर तेजाब फेंकने के लिए $5000 किसने दिए थे? मुझे कुछ नहीं मालूम, वो तड़पते हुए बोला। मैंने बिल की ओर देखा। बिल ने ब्लो टॉर्च की लौ उसके सीने की ओर कर दी। हैंक का नंगा सीना लगा कि अब जल जाएगा। वो यकायक चीखा, रोको, अब मुझे मत जलाओ, मैं सब बताता हूं। तो फिर बता, मैंने डांट कर पूछा। एंजेला ने दिए थे। बिल ने ब्लो टॉर्च की लौ मेरे इशारे पर उसके चेहरे की ओर कर दी। बोल, नहीं तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, मैं चीखा। एंजेला मेरे पास आई थी। तुमने बैंक में उसके भाई को रकम जो नहीं लेने दी थी, उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने मुझे $5000 देकर कहा कि मैं तुम्हारी प्रेमिका सूजी के चेहरे पर तेजाब फेंकवाकर उसे हमेशा के लिए बदसूरत कर दूं। मैंने हुला को राजी कर लिया। ये काम हुला ने किया, मिस्टर वेलिस, पर हमें क्या पता था कि वो सड़क पर दौड़ पड़ेगी और ट्रक से कुचल जाएगी। सच मानो, वो दर्द से चीखा। उसे जान से मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हुला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कल रात उसे बुलाया गया था और फिर वो नहीं लौटा। जानते हो हुला कहाँ गया होगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। हुला से पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। मैंने उससे नहीं पूछा। अच्छा, तुम एंजेला से हर महीने $10,000 की रकम लेते हो, बोलो। उसने अपना सिर हिलाया। बिल ने ब्लो टॉर्च की लौ फिर उसकी ओर कर दी। इसे रोको, बताता हूं, वो चीखा। बिल ने ब्लो टॉर्च हटा लिए। हुला मुझे हर सप्ताह $500 देता है और मेरे क्लब को अपने धंधे के लिए बदले में इस्तेमाल करता है। ये फ्लैट भी उसी का है। मुझे तो सिर्फ इसमें रहने की इजाजत उसने दी हुई है। बिल फिर ब्लो टॉर्च की लपटें उसके नजदीक करने लगा। वो घबराकर राज उगलने लगा। लोग मेरे क्लब में आते हैं और लिफाफों में रखकर रकम दे जाते हैं। एनजी भी मुझे रकम देती है। वो सारी रकम मैं एक बड़े बैग में जमा करता हूँ। हर महीने की पहली तारीख को हुला आता है और वो बैग उठाकर ले जाता है। एनजी को ब्लैकमेल कौन कर रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कसम खाता हूँ, मैं हुला से कुछ नहीं पूछ सकता। पर हाँ, लगता है हुला ने एनजी को ऐसा फंसा रखा है कि वो चुपचाप $10,000 की रकम उसके हवाले कर देती है। उसका दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। उसका दिमाग स्वस्थ नहीं है। मैंने समझ लिया कि हैंक ने जो कुछ बताया बिल्कुल ठीक बताया था। ओके बिल, मैं बोला, इसे छोड़ दो। बिल ने ब्लो टॉर्च बुझा दी और हैंक की हथकड़ियां बेड़ियां खोलने लगा। मैं रिवॉल्वर ताने उसके ऊपर खड़ा था। हैंक आजाद होकर बैठा था। उसकी निगाहें मेरी ओर थीं और मेरा रिवॉल्वर उसके ऊपर तना था। सुनो हैंक, मैं बोला, अब तुम्हारे लिए इस शहर में कोई जगह नहीं है। मैं हुला के बॉस से मिल चुका हूं। हुला मर चुका है। अब वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा और मैं अब तुम्हारी सूरत दोबारा नहीं देखना चाहता। अगर तुम मेरी नजरों के सामने कभी आए तो गोलियों से भून दिए जाओगे। इसलिए तुम 12 घंटों के अंदर अंदर इस शहर से दफा हो जाओ, समझे? मैं कहां जाऊंगा? वो बुदबुदाया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम 12 घंटे के अंदर इस शहर से नहीं चले गए तो तुम फिर चलते फिरते नजर नहीं आओगे। चलो बिल। हमने लिफ्ट पकड़ी और नीचे उतर गए। बाहर अब भी वर्षा हो रही थी। मैं रात को 11 बजे थ्री कर्व रेस्टोरेंट पहुंचा। बाहर से देखने में ये रेस्टोरेंट कोई खास नहीं था। यहाँ पर हवा में घुटन सी लग रही थी और पुरानी लकड़ी के बीच में शीशे का मामूली सा दरवाजा था जिस पर लाल रंग का पर्दा था। सैलानियों को इसमें क्या आकर्षण हो सकता था। दरवाजा खोलते ही मैं एक छोटी सी लॉबी में पहुंचा। वहां एक वियतनामी लड़की रिसेप्शनिस्ट थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, आपने रिजर्वेशन करा लिया है? नहीं, मैं किसी से मिलने आया हूं। आपका नाम मिस्टर वेलिस तो नहीं? जी, मेरा नाम वेलिस है। सुनते ही उसने काउंटर पर एक बटन दबाया। घंटी बजी। एक थिगने कद का मोटा आदमी भूरा कोट पहने, सफेद शर्ट पहने, टाई और काली पैंट पहने आ खड़ा हुआ। आप मिस्टर वेलिस हैं? उसने पूछा। जी, आइए, वो बोला। मिस्टर सैंड्रा विलीज आपका इंतजार कर रही हैं। मैं उसके पीछे चल दिया। उसने एक दरवाजा खोला। आवाकों की चहक और प्लेटों की खनक से मैं चौंक पड़ा। ये एक बड़ा कमरा था। सारी मेजें स्त्रियों और पुरुषों से भरी पड़ी थीं। औरतों की पोशाकें गजब की थीं। वेटर फुर्ती से प्लेटें रखते और उठाते घूम रहे थे। आपके यहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, मैं बोला। तब तक हम कमरे से निकलकर सीढ़ियों के पास पहुंच चुके थे। वो मुड़ा और इस तरह मुस्कुराया कि पूरे दांत चमक गए। जी, वो जीना चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी और उसे खोलते हुए बोला, मिस विलिस, मिस्टर वेलिस आए हैं। मैं अंदर चला गया। सैंड्रा एक छोटे से एयर कंडीशन कमरे में डिनर की मेज पर बैठी थी। कमरे में अच्छा फर्नीचर था। वो उठी और आग्रह से उसने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया। वो गहरे लाल रंग की पोशाक पहने थी। उसके काले बाल मोतियों की लड़ से बंधे थे। वो बड़ी आकर्षक लग रही थी। पहले हम लोग खाना खाएं? वो बोली। मुझे बहुत भूख लगी है। 2 सेकंड मिस विलीज, वो मोटा व्यक्ति बोला और चला गया। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, वो बोली, लेकिन पहले खाना खा लिया जाए। पिछली रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। हम दोनों खाने लगे। दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मैक्सिकन वेटर तेजी से अंदर आया। उसने ऑयस्टर से भरी 2 प्लेटें रखी, ठंडी सफेद शराब की बोतल रखी और झुककर आदाब करता हुआ बाहर चला गया। ऑयस्टर बड़े शानदार थे। लगता है तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है। मैं अक्सर रात को यहाँ आती हूँ। मुझे अकेले में बैठकर खाना अच्छा लगता है। वैसे भी अकेली स्त्री के लिए अलग बैठकर खाना ही ज्यादा अच्छा है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम एकांत के लिए वक्त निकाल पाती होगी। ये ड्यूटी ही ऐसी है। इस समय मिस्टर वालिस्की बाहर गया हुआ था तो मैं यहाँ आ गई। हाँ, मुझसे तुम्हें क्या बात करनी है? अभी नहीं प्लीज। वो अपनी प्लेट साफ कर चुकी थी। उसने फर्श पर पैर से दबाकर घंटी बजाई। एक वेटर तुरंत अंदर आया और सारी प्लेटें हटाकर मेज साफ कर गया। उसके जाते ही दूसरा वेटर सी फूड की प्लेटें लेकर आ गया। आपको सी फूड से एतराज तो नहीं? उसने मुझसे पूछा। मैं हर चीज खा लेता हूँ। वेटर ने प्लेटें करीने से मेज पर लगा दी। फिर सैंड्रा ने 2 प्लेटों में खाने की चीजों को मिर्च, मसाले और सॉस आदि से इतनी अच्छी तरह तैयार किया कि मुंह में पानी आने लगा। खाते हुए तारीफ में मेरे मुंह से निकला, बहुत अच्छा डिनर है। वो मुस्कुराई। वो डिनर से निपटकर कुर्सी की बैग से लग गई और मेज साफ करने वाले वेटर से बोली, कॉफी अभी लाया, कहकर वेटर चला गया। आपके पास सिगरेट तो होगी वेलिस? वो बोली। मैंने 2 सिगरेट सुलगाई और एक उसकी ओर बढ़ा दी। लीजिए। हम दोनों सिगरेट के कश लगा रहे थे कि तभी कॉफी लेकर वेटर आ गया। उसने 2 कप बनाए और चला गया। मैं उसे गौर से देख रहा था। मुझे लगा सैंड्रा बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी हरी आंखें बताती हैं कि वो बेहद खतरनाक भी हो सकती है। तो बात शुरू करिए, मैंने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। इस शहर में तुम ही मुझे ऐसे व्यक्ति मिले हो जिसमें गजब की हिम्मत है। आपने ये कैसे जाना कि मैं साहसी हूं? वो मुस्कुराई। एक आदमी जो ब्लैक कैसेट जैसे खतरनाक अड्डे को बम से उड़ा सकता है, हैंक स्पेंडली जैसे खूंखार निगरों से सारा राज उगलवाकर उसे शहर छोड़ने पर मजबूर कर सकता है, क्या वो साहसी नहीं हो सकता? तुम कैसे जानती हो कि वो शहर छोड़कर जा रहा है? मैंने उत्सुकता से पूछा। अभी आधा घंटा पहले उसने मुझे फोन किया था। वो मिस्टर JW से बात करना चाहता था। हम मिस्टर वालिस्की को JW कहते हैं। मैंने उसकी आवाज पहचान ली और कह दिया कि JW बाहर गया है और उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। तब उसने बताया कि तुमने उसे बुरी तरह यातना देकर उससे ये भेद उगलवा लिया है
कि एंजेला थॉर्सन ने पैसा देकर उसे तेजाब फेंकने का काम कराया। वो कह रहा था कि 72 घंटे के अंदर उसे शहर छोड़ देना है। जेडब्ल्यू से वो कुछ आर्थिक मदद चाहता था। वो रुकी और फिर कहने लगी। मैंने कहा भाड़ में जा और फोन का रिसीवर पटक दिया। फिर मैंने अपने आदमी को भेजकर पता लगवाया। स्मेडली मायामी जाना चाहता है। मैं चुपचाप सुन रहा था। वो फिर कहने लगी। मैंने जेडब्ल्यू को यह बात नहीं बताई जो मुझे स्मेडली ने एंजेला के बारे में बताई थी, क्योंकि अगर उसे यह पता लग जाता कि तेजाब फेंकने के लिए एंजेला ने रकम दी थी तो वो समझ जाता कि तुम अब एंजेला को सबक सिखाओगे और वो फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाता। लेकिन मैं तो उसे सबक सिखाऊंगा। मैं बीच में बोला। थोड़ा धैर्य और समझ से काम लो मिस्टर वेलिस। वो बोली। मैं तुम्हें सारी बात समझाती हूं। क्यों? देखो वेलिस, सैंड्रा ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं नहीं चाहती कि तुम बदला लेने में इतने पागल हो जाओ कि अपनी जान गंवा बैठो। देखो सुनो, जेडब्ल्यू फ्लोरिडा में माफिया गैंग का कुख्यात व्यक्ति है। उसका काम गैंग के लिए रकम इकट्ठी करना है। फ्लोरिडा सोने की खान है, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे अमीर रहते हैं जिनकी अपनी कमजोरियां हैं और अपनी कमजोरियों पर पर्दा डाले रखने के लिए वो ब्लैकमेल किया जाना स्वीकार कर लेते हैं। जेडब्ल्यू गैंग को $1.5 लाख इकट्ठा करके हर महीने देता है। अगर किसी महीने उसे रकम इकट्ठी करने में कठिनाई हुई या वो कम रकम ही इकट्ठी कर पाया तो उसे गैंग से निकाल दिया जाएगा। यही कारण है कि वो इस शहर में अमन चाहता है और अपने एजेंटों को मुसीबत में नहीं देख सकता। और आपको मालूम होना चाहिए कि एंजेला थॉर्सन से उसे हर माह $10,000 की रकम मिलती है। अगर तुमने मिस थॉर्सन को तंग किया तो हो सकता है कि गैंग की आमदनी कम हो जाए। उसने मेरी ओर देखा और कहने लगी, जानते हो जेडब्ल्यू तुम्हारे साथ मीठा व्यवहार क्यों कर रहा है? वो समझ गया है कि तुमसे टकराते ही उसके बिजनेस में घाटा आ सकता है, और घाटा हुआ नहीं कि वो गया। लेकिन सैंड्रा, मैंने उसे आश्चर्य से देखा। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो जबकि तुम जेडब्ल्यू की सेक्रेटरी हो? उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। बस एक बात और, फिर तुम्हें इसका कारण बताऊंगी। उसने मेरे चेहरे पर देखा। मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था। वो फिर कहने लगी, मिस्टर जेडब्ल्यू ने तुम्हें अपने पास इसलिए बुलाया था ताकि वो हमदर्दी जताकर तुम्हें अपने विश्वास में ले सके, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। उसने तुम्हें बताया था कि मिन्स्की को मार डाला गया, पर मैं तुम्हें बता दूं, जेडब्ल्यू अव्वल दर्जे का कमीना और मक्कार आदमी है। मिन्स्की की बदौलत तो उसे इस शहर से इतनी बड़ी रकम हर महीने मिलती है, फिर उसे मारकर क्या वो अपने पैर काट लेगा? मिन्स्की जिंदा है और गैंग के लिए काम कर रहा है। स्मेडली का गैंग के लिए कोई उपयोग नहीं है, इसलिए जैसे ही स्मेडली मायामी पहुंचेगा मिन्स्की उसे ठिकाने लगा देगा। इन कामों में मिन्स्की बहुत माहिर है। मैं आगे की ओर झुका। क्या सूजी पर तेजाब फेंकने वाला वो नीच वाकई जिंदा है? उसने सिर हिलाकर कहा, यह सच है मिस्टर वेलिस। मैंने एक बाहरी सांस ली। बदले की आग मेरे सीने में एक बार फिर धधक उठी। क्या तुम बता सकती हो वो कहां होगा? नहीं वेलिस, सैंड्रा बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर तुम इस तरह तैश में क्यों आते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? जानना चाहते हो? वो आगे झुकाई। मैं भी इशारा पाकर उसकी ओर झुका। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मिन्स्की ने मेरे पिता का कत्ल किया है। लेकिन क्यों? जिससे मेरे पिता की जगह जेडब्ल्यू पा सके। पहले फ्लोरिडा का काम मेरे पिता संभालते थे और मैं उनकी सेक्रेटरी थी। फिर उसने एक और सिगरेट मांगी। तो तुम माफिया गैंग से संबंधित रही हो? बिल्कुल, पर अब मैं इसकी जड़ें उखाड़ फेंकना चाहती हूं। जब मेरे पिता की हत्या हुई तो उनकी लाश को छूकर मैंने कसम खाई थी कि मैं उनकी मौत का बदला लूंगी, और इसी काम के लिए मुझे तुम जैसे लौह पुरुष की जरूरत है। वो आगे झुकाई ताकि मैं उसकी सिगरेट सुलगा सकूं। मैंने सिगरेट सुलगा दी। अब हम दोनों मिलकर आसानी से बदला चुका सकते हैं। अच्छा, तो इसीलिए तुम जेडब्ल्यू की सेक्रेटरी हो? हाँ वेलिस, पर जेडब्ल्यू ये बात नहीं जानता है कि मुझे अपने पिता की हत्या का राज मालूम है। मेरे पिता एक बार मेरे लिए एक चिट छोड़ गए थे। जेडब्ल्यू मेरी जगह लेना चाहता है, इसलिए उसने मिन्स्की को मेरे पीछे लगा दिया है। हो सकता है मेरी हत्या कर दी जाए, और ऐसा हुआ ही। डैडी फिर लौटकर नहीं आए, पर तुमने अपने पिता के हत्यारे के साथ काम करना कैसे स्वीकार कर लिया? तुम्हें तो उसकी सूरत से घृणा होनी चाहिए थी।